गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी ब्रेन मस्तिष्क के संबंध में कुछ बात करना चाहती हूँ। पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के टाइप्स और फिर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद आगे हम लोग ब्रेन के संबंध में बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है, और उसमें एक पार्ट ब्रेन के पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, उनको हमने आपको पहले भी इस पर डिस्कस किया, और अब इसमें यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में आप लोगों को ब्रेन के बारे में तो पहले डिफाइन कर लें कि ब्रेन क्या है, देन आफ्टर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करें। तो ब्रेन को एक खोपड़ी, बहुत ही कड़े, इसमें जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी के अंदर तंत्रिकाओं से बनी एक रचना है जिसे मस्तिष्क कहते हैं। ये पार्ट, ये अपर पार्ट इसका बहुत ही हार्ड होता है, स्कल कहलाता है, और खोपड़ी इसको कहते हैं, और इसके अंदर तंत्रिकाओं से बनी एक रचना है जिसको कि हम लोग मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। प्राणी की सभी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। प्राणी की सभी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से ही किया जाता है, द्वारा ही होता है। प्राणी जैसे जैसे विकसित होता जाता है, प्राणी जैसे जैसे विकसित होता जाता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क के होता गया है, जाता है नहीं, होता गया है। किस चीज़ पर? स्केल ऑफ इवोल्यूशन पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे मस्तिष्क के प्राणी का स्टैंडर्ड ऑन द स्केल ऑफ इवोल्यूशन विकासवाद के नियम के अनुसार विकास के स्केल पर जैसे जैसे प्राणी ऊपर उठते जाता है, उसके मस्तिष्क का आकार शरीर के आकार के, शरीर बड़ा होते जाता है, मस्तिष्क छोटा होते जाता है, के अनुपात में बड़ा होता गया है, शरीर के अनुपात में बड़ा होता गया है। ये अनुपात हाथियों में 1:1000 होता है, 1:1000 होता है, बंदरों में 1:100 होता है, और ह्यूमन बीइंग में 1:60 होता है। तो प्राणी विकास के साथ मस्तिष्क की ऊपरी भुरचट, ऊपर मस्तिष्क के अंदर जो है वो बहुत ऐंठन होती है। विकास के साथ साथ ये भुरचन की परत जो है रिंकल्स वाली, जो बहुत ज़्यादा ऐंठने जैसी दिखती है, बहुत अधिक हो जाती है और असमतल भी हो जाती है। इसमें जो है समतल नहीं रहती है बल्कि असमतल हो जाती है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन 2 से 3 पाउंड होता है। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है, इसमें किसी तरह का चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। 2 से 3 पाउंड का होता है, और इस 203 पाउंड की तंत्रिकाओं के बंडल में 6 अरब से लेकर 10 अरब तक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स जो है वहाँ रहते हैं। तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका पर लगभग 60 से 6000 तक साइनेप्टिक कनेक्शंस, संधि स्थलीय कनेक्शंस जो है वो पाए जाते हैं।
60,000, 6,000 से 60,000 तक साइनेप्टिक कनेक्शंस पाए जाते हैं। 10 अरब तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो मस्तिष्क के अंदर लगभग अप्रॉक्स मानी जाती हैं कि वहाँ रहती हैं। साइनेप्टिक कनेक्शंस ही एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन जो है 6,000 से 60,000 तक का होता है। और आधुनिक कंप्यूटर जो है मानव मस्तिष्क के आधार पर ही बनाया गया है, लेकिन वैसी रचना तो नहीं बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसी तरह से उनका जो आप चिप देखेंगे कंप्यूटर का तो आपको जैसे वैसे ही उसी तरह की रचना लगेगी। मनुष्य का प्रयास है और ईश्वर के प्रयास के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कंप्यूटर की रचना भी मानव मस्तिष्क के आधार पर ही की गई है। तो बहुत ही जटिल संरचना है मस्तिष्क, और इसको समझने के लिए इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। बहुत तरह से इनके स्टडी की, इसमें कार्य क्षमता, उनमें सब कभी जन्म के समय मानव बच्चे के मस्तिष्क लगभग 3/4 पाउंड का ही होता है। सियाना होने पर 2 पाउंड से 3 पाउंड का, मैक्सिमम 3 पाउंड का मस्तिष्क हो जाता है। परंतु याद रहे कि इसकी कोशिकाओं की संख्या, लेकिन इसकी जो कोशिकाओं की संख्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसमें 10 अरब कोशिकाएं होती हैं मानव मस्तिष्क में, तो ये संख्या नहीं बढ़ती है, सिर्फ इसका अनुभवों के आधार पर इसके जो अंदर ही अंदर, चूंकि ये एक हार्ड स्कल के अंदर बंद है, तो ये फैलना भी चाहे तो नहीं फैल सकता है, और ये इसकी तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि इसका ऐंठन बढ़ती, इसमें जो गुर्जनें आती हैं वो बढ़ जाता है, और घुसर मैटर जो उसका अपर कलर है वो ग्रे कलर का, वो और भी ज़्यादा काला होता जाता है। तो इसमें संख्या रहती है, और सियानों में भी केवल कोशिकाओं का आकार बढ़ने से, उनके वृक्षाभ तंतुओं के फैलने से मस्तिष्क का आकार बढ़ता है। थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है, लेकिन वृक्षाभ तंतुओं के, किसका, डेंड्राइट्स का के फैलने से उनका आकार बढ़ जाता है। थोड़ा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन संख्या जो है न्यूरॉन्स की, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, वही जो है आगे भी पूरी रहती है। मस्तिष्क की क्रियात्मक जटिलता, तो मैंने आपसे कहा कि वृक्षाभ तंतुओं के फैलने से इसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी कोशिकाओं की संख्या जो है वो नहीं बढ़ती है। मस्तिष्क की जटिलता, क्रियात्मक जटिलता यानी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी भी कल्पना से बाहर है। किस तरह से काम करता है, ये बहुत बाहर है। मिलर ने इसकी एक परिभाषा दी है 1969 में, 1969 में मिलर ने इसकी परिभाषा दी है। मैं एक एक करके लाइन को अलग अलग बोलती हूँ, थोड़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन मस्तिष्क जितना जटिल है उसकी परिभाषा ऐसी ही होनी चाहिए। तो पहला है आपका कि मस्तिष्क संवेगों का स्रोत है। संवेग कौन कौन? भय, क्रोध, प्रेम। तो मस्तिष्क संवेगों का स्रोत है। मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों से आई हुई सूचनाओं को संगठित करके हमारे आसपास के उद्दीपनों के अवगम को व्यवस्थित आधार देता है। नेक्स्ट लाइन है, मस्तिष्क हमारी गति यानी मूवमेंट्स को आश्चर्यजनक समन्वय प्रदान करता है। मस्तिष्क हमारे अनुभवों से सीखता है और उन अनुभवों को स्मरण में सुरक्षित रखता है और मौका पड़ने पर बीती बातों को याद कराता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है
सोचता है और सृजनात्मक चिंतन करता है, क्रिएटिव थिंकिंग। चूंकि मस्तिष्क संगठन एवं यूनिफिकेशन, एकीकरण का, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन का सर्वोच्च केंद्र है, इसलिए इन विविध क्रियाओं के बीच अति सुंदर समन्वय एवं अंतर संबंध उत्पन्न करता है। मैं फिर से इस परिभाषा को एक बार दोहराती हूँ कि मिलर ने क्या कहा 1969 में। बार बार इसको आप सुनिएगा, ये लंबी जरूर है लेकिन मस्तिष्क के लगभग सभी पक्षों को अपने अंदर समेट लेती है। मस्तिष्क संवेगों का स्रोत है। संवेग कौन कौन है? क्रोध और प्रेम, तीन ही बेसिक संवेग माने गए। बाद में इसमें कुछ और वॉटसन द्वारा इन्हीं तीन संवेगों को मान्यता दी गई है। भय, प्रेम। मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों से सेंस ऑर्गन से आई हुई सूचनाओं को संगठित करके हमारे आसपास के उद्दीपनों के अवगम यानी परसेप्शन को व्यवस्थित करता है। मस्तिष्क हमारी गतियों को, मूवमेंट्स को आश्चर्यजनक समन्वय देता है, कोऑर्डिनेशन देता है। यानी हम जो चलते हैं, या हाथ या होंठ हिलाना या हाथ पैर का मूवमेंट, ये भी मस्तिष्क की ही क्रिया है। और मस्तिष्क हमारे अनुभवों से सीखता है और सीखे हुए अनुभवों को, प्राप्त अनुभवों को स्मरण में सुरक्षित रखता है और समय विशेष पर जब आवश्यकता होती है तो उन स्मरणों को या उन सीखी हुई चीज़ों को याद दिलाता है और भविष्य की योजनाएं बनाता है और क्रिएटिव थिंकिंग कराता है। चूँकि मस्तिष्क संगठन एवं एकीकरण, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन का सर्वोच्च केंद्र है, इसलिए विविध क्रियाओं के बीच अति सुंदर अंतर संबंध भी निर्धारित करता है। तो ये परिभाषा मिलर की है। उन्होंने सभी पक्षों को लगभग इसमें समेट लिया है और बहुत सुंदरता से उन्होंने मस्तिष्क के कार्यों को बताया है। तो मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ज्ञानेंद्रियों के समान कार्य करती हैं। आगे चलिए, मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ज्ञानेंद्रियों के समान काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कराती हैं और कुछ कोशिकाएं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं क्या क्या करती हैं उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ कोशिकाएं शारीरिक ज्ञानेंद्रियों की तरह काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं और कुछ कोशिकाएं ग्रंथियों के समान स्राव उत्पन्न करती। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड्स का कुछ सेक्रेशन होता है, तो उन सेक्रेशंस को भी की तरह भी मस्तिष्क की कोशिकाएं काम करती हैं। इतना अवश्य है कि इसकी अधिकांश कोशिकाएं तंत्रिकायिक कार्य करती हैं, जिससे ज्ञानेंद्रियों की सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क के आदेश ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचता है। मैंने स्पाइनल कॉर्ड के स्टडी में आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में दाहिने से भी और बाएं से भी एक जोड़ा सेंसरी एंड मोटर और इधर से भी एक जोड़ा सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो है, इम्पल्सेस जो है वो आते हैं और आके उसको वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रोकता नहीं है। स्पाइनल जस्ट रिले सेंटर की तरह वो उसको मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में भेज देता है। मैं बार बार अपनी क्लास में ये बात लाती हूँ कि निश्चित क्षेत्र में भेज देता है, यानी मस्तिष्क में भी लोकलाइजेशन है, क्षेत्र बने हुए हैं क्रियाओं के। कौन सी क्रिया किस क्षेत्र से संपादित की जाएगी ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है मस्तिष्क की। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं जो बार बार बोलती हूँ कि निश्चित क्षेत्र, तो निश्चित क्षेत्र पर हमको बात करना पड़ेगा।
हम लोग इस पर बात करेंगे। लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन अध्ययन की सुविधा के लिए ब्रॉडमैन ने उसका जो है वो एरियाज में बांटा है, डिफरेंट एरियाज में। कौन सा एरिया किस क्रिया को संपादित करता है मस्तिष्क में, ये भी बात, ये नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इन आई हुई सेंसरी संवेदी सूचनाओं को डॉर्सल रूट से जो आती हैं उनको सीधे ले जाके मस्तिष्क के अंदर छोड़ देता है, नहीं, वो वहाँ जाती हैं जहाँ से उसके प्रति आदेश मिलके क्रिया उत्पन्न होने की बातें आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे। मैं पहले भी बार बार कह रही हूँ कि मस्तिष्क बहुत ही अपनी क्रियाओं में भी कॉम्प्लेक्स है और इसको पढ़ना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो छोटे छोटे वीडियोस बना के हम लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखें कि इसकी जो कोशिकाएं हैं कैसे कैसे काम करती हैं। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि कुछ कोशिकाएं जो हैं वो कुछ कोशिकाएं ज्ञानेंद्रियों के समान काम करती हैं, कुछ कोशिकाएं शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं और कुछ कोशिकाएं ग्रंथियों की तरह स्राव उत्पन्न करती हैं और कुछ कोशिकाएं इतनी आवश्यक है, अधिकांश कोशिकाएं जो हैं, इतना ज़रूर है कि अधिकांश कोशिकाएं तंत्रिकायिक कार्य करती हैं, तंत्रिकायिक न्यूरल वर्क जो है वो करती हैं, जिससे ज्ञानेंद्रियों की सभी सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मध्य मस्तिष्क से के आदेश कर्मेंद्रियों में पहुंचते हैं जहां कार्य उत्पन्न होता है। मस्तिष्क काम कराता है, मास्टर है, तो ये काम कराता है। मस्तिष्क को देखने से स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क का जो आपको हम अगले इसमें टॉक में आप लोगों को बताएंगे, देखने का उसका आकार जब हम बनाएंगे, अभी तो हम पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे, तो देखने से स्पष्ट होता है कि इसके छोटे छोटे अनेक भाग हैं, कहीं से कटा है, कहीं से टुकड़ा है, कुछ ऐसी डार्क लाइन है जिससे लगता है कि बिल्कुल डिसेक्टेड है। और यद्यपि इसमें सभी भाग बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, समन्वयित रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, आपस में संबंधित हैं। इनके छोटे छोटे भागों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ दिखने में, इनका जो फंक्शन है वो भी बिल्कुल अलग अलग रहता है। और यहाँ पर हम लोग मस्तिष्क के अब अगले टॉक में हम लोग मस्तिष्क के जितने भी पार्ट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका हम दे देते हैं। मस्तिष्क को अध्ययन की सुविधा के लिए पूरा ब्रेन जो है आपका दो भाग यहाँ से यहाँ तक बटा रहता है, एक लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट है, ये दो पार्ट में यहाँ से। एक पार्ट को हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर गोलार्ध, बिल्कुल आप जब देखेंगी तो बिल्कुल दो पार्ट में बटा रहता है। मैं उसकी फिगर्स निकाल करके आपको दिखाऊंगी और बटा रहता है। लेकिन ये चीज़ है कि एक पार्ट के अध्ययन से दूसरा पार्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल समान क्रिया। एक हेमिस्फीयर के जितने भी पार्ट्स हैं, सेम लेफ्ट हेमिस्फीयर को अगर हम स्टडी कर लें तो राइट हेमिस्फीयर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फंक्शनल जो है वो डिफरेंस होता है, लेकिन अधिकांश बल्कि ज़्यादा सभी कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर चेंजेस, माइनर डिफरेंस इन दोनों के बीच पाए जाते हैं, दोनों हेमिस्फीयर के बीच। और एक चीज़ हम बताते हैं कि राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी को कंट्रोल करना, इसीलिए इसको बाइलैटरल बोलते हैं, बाइलैटरल बोलते हैं। तो हम लोग ये चीज़, इसके बहुत सारे मस्तिष्क के 3 पार्ट्स बांटे गए एक हेमिस्फीयर में। एक ये सबसे पिछला वाला हिंड ब्रेन है, उसके बीच में मिड ब्रेन है और आगे जो है फोर ब्रेन है। और इन हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के भी सभी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स हैं। दोनों ही हेमिस्फीयर पे सेम बिल्कुल सिमेट्रिकल बना हुआ है, लेकिन एक का स्टडी करेंगे तो दूसरा भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ये क्लास आपका ब्रेन पर, मैंने ब्रेन, व्हाट इज़ ब्रेन, ब्रेन की परिभाषा, इसके स्ट्रक्चर, इसकी कार्यवाहियों को मैंने बताया। और अब जो इसका डिसेक्शन है, यानी जो ब्रेन का क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो फंक्शनल उसकी क्रियाएं किस तरह होती हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सो बाय।